सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और चर्चा में आपका एक बार स्वागत है। आज हमारी चर्चा में हम बात करेंगे कोरोना से जूझ रहे देश और हालात से निपटने के उपायों पर। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में सांसद राहुल गांधी ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के हालात पर आज मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के हालात से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सरकार साहूकारों की तरह काम कर रही है। वह जो पैकेज घोषित कर रही है उस पैकेज में लोगों के हित में कम और अपने हित में फैसले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। केंद्र को चाहिए कि सड़कों पर रोजी रोटी और घर जाने के लिए तरस रहे आम आदमी की फिक्र करे। उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि कैश देना चाहिए, ना कि कर्ज देना चाहिए। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल इससे पहले भी तमाम अर्थशास्त्री उठा रहे हैं। हम भी अपने कार्यक्रम के अंतर्गत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस्त दर किस्त जो कुछ घोषित कर रही हैं उससे देश में जो वर्तमान में वंचित वर्ग है, वो तबका जो सड़क पर है, वो तबका जो अपने भविष्य को लेकर आशंकित और आतंकित है, उसे क्या वाकई इस पैकेज से कुछ राहत मिलती दिख रही है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस बातचीत का सिलसिला शुरू करें उन मेहमानों से आपका परिचय कराऊं जो इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं आज के विचार सूत्र पर। तो हमारा आज का जो विचार सूत्र है वो भागवत से लिया हुआ है। उसमें यह कहा गया, एष राजा परो धर्मा हर्याता नार्मति निग्रह, अर्थात राजाओं का परम धर्म है दुखियों का दुख दूर करना। वर्तमान में राजशाही तो है नहीं, लोकशाही है, पर लोकतंत्र के अंतर्गत जिन जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है वो चाहे प्रदेश के स्तर पर हो या देश के स्तर पर, उनसे अपेक्षा है कि वह ऐसा कुछ आचरण करेंगे, ऐसी कुछ नीतियां बनाएंगे, ऐसा कुछ कार्यक्रम क्रियान्वित करेंगे जिससे जो दीन है, हीन है, वंचित है, दुखी है, आश्रित है, उसको राहत मिल सके। और क्या कुछ ऐसा हो रहा है? इस संभावना को तलाशने के लिए हम अपने विषय पर फिर से वापस लौटते हैं। हमारा आज का विषय है कि कैसे होगा न्याय। राहुल गांधी ने खारिज किया है जो पैकेज दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल का मानना है कि 20 लाख करोड़ का जो आंकड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया, उसके माध्यम से न केवल हम मौजूदा संकट से उबर जाएंगे बल्कि आने वाले समय में 21वीं सदी को दुनिया के सामने भारत की सदी के रूप में स्थापित भी कर पाएंगे। कितना सच है ये, कितना भरोसा करें इस दावे पर, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चार खास मेहमान इस समय मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं, तो वहीं हरियाणा से तेज तर्रार सांसद सुनीता दुग्गल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ जी हैं, तो वहीं रायपुर से भाजपा का तेवर दिखाने के लिए शिवरतन शर्मा भी हमारे साथ हैं। कुछ देर बाद भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ होंगे। चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले सुनते हैं क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है आज, और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। कंसिडर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और उसमें एक डिमांड फायर करने का एक सेक्शन डालना चाहिए। उसमें न्याय जैसी योजना हो, आप उसको दूसरा नाम दे दीजिए, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़प रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए और इनको एकदम आप पैसा दीजिए और फिर देखिए जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग। हमारे स्टेट्स में हम डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार डायरेक्टली पैसा दे रही है। हम मनरेगा पे फोकस कर रहे हैं, मनरेगा को हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी है। तो ये राहुल गांधी का कहना था। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं और इसके साथ साथ जो कुछ पिछले 4 दिन के अंतर्गत देश की वित्त मंत्री ने पैकेज घोषित किया है, इसको हम अपने चर्चा के केंद्र बिंदु में रख रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करने के लिए मैं सीधे सुनीता दुग्गल जी के पास रुख कर रहा हूं, और उनके पास जाने के पीछे वजह यह है कि राहुल गांधी ने क्या कहा वो उन्होंने सुना है।
तो कितना सहमत वो राहुल गांधी से हैं। बड़ा प्रिय पात्र है राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए। बड़ी दिलचस्पी रहती है राहुल गांधी के बोलने को लेकर भाजपा के नेताओं में। तो सुनीता जी से जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी असहमत है या उनकी बातों में कुछ दम नजर आ रहा है सुनीता जी को, उन्हें लग रहा है कि हम लोगों को विचार करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि वो जब भी कोई बात करते हैं तो पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता कि उसमें कहीं ना कहीं से इमेच्योरिटी जो है वो झलकती है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो हमारी आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जो पैकेज लेकर आई है जी, वो पैकेज जो है ये मजदूरों के लिए, या हम ये कहें कि वो पैकेज 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है जी, वो एज अ होल जो है पूरे के पूरे देश के लिए, जिसमें देश का हर वर्ग जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, उस सबको मद्देनजर रखते हुए, देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से हमें प्रेजेंटली जो है वो कोविड-19 से लड़ना है, और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे जो हमें रियायतें जो मिलने वाली हैं उसमें किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये पैकेज दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें हमारे मजदूर बहनों की, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान ही समय समय पर हर जगह पर हर राज्य में ये बहुत अच्छी तरह से उनको कहा गया। आपने देखा होगा कि जो भी जनधन जो हमारे अकाउंट्स हैं उसमें सभी महिलाओं के खाते में 500 रुपए के जो है वो कैश वो भिजवाया कि नहीं भिजवाया, और उसके बाद फिर दूसरी किस्त के लिए भी। तो ये चीजें तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। और जहां तक ये बात है कि उनको जो हमारे माइग्रेंट जो है, हमारी लेबर है, जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनको बार बार ये प्रार्थना की जा रही है कि आपको हर राज्य में हर जगह पर जो है वो राशन जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आप ये देखिए कि पूरे आप हरियाणा की ही बात करें तो बकायदा जो है वहां पर, चाहे वो बीपीएल में थे, चाहे वो एपीएल में थे, चाहे बिना राशन कार्ड के थे, सबको जो है वो 3-3 महीनों का राशन जो है सबको उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा जो अगर जाने के लिए अभी पिछले दिनों जिन्होंने जानने के लिए कहा कि हम जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बकायदा जो है बसेस का अरेंजमेंट करवाया गया, और उनको बसेस के अंदर भी अपना अपना राशन जो है, पानी की बॉटल्स और वो सब देने के बाद उनको वहां से रवाना किया गया। तो बार बार ये आग्रह किया जा रहा है हमारे मजदूर भाइयों से कि आप जो है वो धीरे धीरे जैसे जो स्थिति जो है वो सब नॉर्मल होने लगेगी तो आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन अभी जो है आप यहीं पर रहिए। अगर फिर भी आप भी जाना चाहते हैं कि नहीं हमें जाना ही है, तो उसके लिए भी सरकार अपनी तरफ से सरकारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवा रही है। चाहे हम बात करें इधर से ट्रेन चलाने की, चाहे हम बात करें बसेस के लिए, तो ऐसे उसमें ये कह देना कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, तो वो बहुत ही बचकाना लगता है। क्योंकि सुनीता जी, मैं आपको बीच में रोकता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप केवल और केवल कमल संदेश ही देख रही हैं या देश के बाकी अखबार, मीडिया जो टेलीविजन पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या वेबसाइट के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच रहा है उसे भी देख रही हैं? अगर सब कुछ इतना बेहतर है, सब कुछ इतने बेहतर तरीके से चल रहा है, तो ये हजारों लाखों मजदूर नंगे पैर भूखे पेट सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान का दृश्य है या किसी पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का, ये मुझे समझना है। दूसरा जानना चाहता हूं कि इस समय पर पैकेज का ऐलान किया जा रहा है या देश का बजट दिया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि हम एफडीआई 74% कर देंगे, हम कोयले की खदानों को निजी क्षेत्र को दे देंगे। मजदूर बता रहा है कि मेरे पेट में रोटी नहीं है, हम उसे बता रहे हैं कि हम खेत खरीदने जा रहे हैं। मजदूर बता रहा है कि मेरे हाथ में रोजी नहीं है, हम बता रहे हैं कि हम फैक्ट्री लगाना शुरू कर देंगे, अभी नक्शे बनवा रहे हैं। आप तो जननेता हैं, सिरसा जैसे क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करती हैं, आपको नहीं लगता है कि देश के साथ एक मजाक सा हो रहा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को मौका मिल रहा है? राहुल गांधी को आप बचकाना कह सकती हैं, पर देश में हर स्तर पर लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पैकेज है या बजट है। देखिए, मैं आपको वही बात कह रही हूँ हिमांशु जी कि जो पैकेज जो है ये पूरी देश की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस तरह से सब कुछ स्टैंड स्टिल सा हो गया है, तो उसके बारे में सब कुछ ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमें कोरोना के साथ साथ अपने देश को भी कैसे आगे बढ़ाना है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरे देश को ध्यान में रखते हुए, सभी देश के किसान भाइयों को, सभी देश के जो हमारे उद्योगपति हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो हमारे किसान वाले हैं, जो हमारे ठेले वाले हैं, जो हमारे रेडी वाले हैं,
उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है ये पैकेज लाया गया है। वही तो समझने की बात थी सोनिया जी। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा कि अगर उनको ध्यान में रखा जा रहा है तो ये 20 लाख करोड़ में से तकरीबन 18-19 लाख करोड़ आ चुका है, पर उनका कटोरा अभी भी खाली दिखाई दे रहा है, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि कब क्या कुछ आ रहा है। बहरहाल मैं सिंहदेव जी के पास रुक करता हूं। सिंहदेव जी के लिए आज का दिन बड़ा खासा महत्वपूर्ण है। उनकी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस की जिन भी 4-5 राज्यों में सरकार है या संयुक्त सरकार है, उसमें केवल एक सरकार की, अपनी सरकार की सराहना की, वो छत्तीसगढ़ सरकार की। और उसमें जिस काम को सराहा वो विभाग टीएस सिंहदेव जी देखते हैं, इसलिए आज की तारीख में तो वो नायक के तौर पर भी हमारे बीच में मौजूद हैं। सिंहदेव जी, जो फॉर्मूला वो दे रहे हैं राहुल गांधी, कितना इत्तेफाक है आपका उनसे? और दूसरा जानने का विषय यह है कि जिस तरीके से आपके नेता खारिज कर दे रहे हैं पूरे के पूरे केंद्र सरकार के प्रयास को, उनके पैकेज को, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या आपका नजरिया इस मामले में कुछ अलग है और सुनीता दुग्गल जी से आप कुछ सहमत हो पा रहे हैं? हिमांशु जी, पुनः आपको प्रणाम और सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो जी। ऐसे डिबेट में जब गंभीरता से बात हम लोग करना चाहें तो उसमें इस प्रकार के बयान आते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता को बचकाना कह के उनके गंभीर से गंभीर बात को भी हम कम आंकने का प्रयास करें। ये मैं समझता हूं कि व्यवहारिक रूप से भी और वास्तविक रूप से भी दुर्भाग्यपूर्ण है। यही राहुल गांधी जी हैं जो महीनों से कहे आ रहे हैं कि ये कोरोना का संक्रमण है, बहुत गंभीर होगा, गंभीर स्वरूप लेगा, कई प्रकार की उसकी तैयारियां करना है, लॉकडाउन ही अकेला विकल्प नहीं है, बहुत सारे विकल्पों की बात। तो जिस इकोनॉमी और उसकी गतिविधि के लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसके संकेत कम से कम 2-2.5 महीने पहले से वो लगातार देते चले आ रहे हैं कि हमको टेस्टिंग भी ज्यादा करनी चाहिए, हमको लॉकडाउन को ही इसका विकल्प नहीं मानना चाहिए। और आर्थिक पैकेज अर्थात, आज भी मैं सुन रहा था, थोड़ा वॉल्यूम जरूर लो था, लेकिन उन्होंने जिस बात को कहा वो यही कहा कि खरीदने की क्षमता हम अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ये आर्थिक पैकेज पूरा चक्र नहीं बनेगा, वो एक अधूरा सर्कल बन के रह जाएगा और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम वो नहीं कर पाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, उनने इस बात को भी कहा कि न्याय योजना, आपको नाम नहीं पसंद आ रहा हो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का है, आप किसी दूसरे स्वरूप में करिए। वैश्विक स्तर पे इस बात की चर्चा हो रही है, बड़े से बड़े विकसित देश इसको नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने उसी चीज को कहा कि आखिर ये न्याय योजना का जो विचार था वो क्या था कि परचेसिंग कैपेसिटी, आपको क्रय क्षमता अपने नागरिकों की बढ़ानी है और उस तबके के लिए मैं अपने से शायद कर सकता हूं, आप अपने से कर सकते हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, सब अपने से करने में शायद तुलनात्मक रूप से सक्षम होंगे, एक बड़ा वर्ग है वो अपने से करने में सक्षम होगा। ये न्याय किसके लिए? एक न्यूनतम आय देश के हर नागरिक की हो, उसकी परिकल्पना जिस विचार में थी, उसको अगर हम हल्केपन से किनारे करने का या खारिज करने का प्रयास करेंगे तो अंततः नुकसान देश की योजनाओं पर ही पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने पे पड़ेगा और सामाजिक न्याय पे ही उसका असर पड़ता है। आज भी उन्होंने जिस बात को कहा, यही कहा कि आप अपने उन लोगों को अगर चार्ज नहीं करेंगे, मैंने कल भी इस बात को कहा था कि आखिर उन सामग्री को खरीदेगा कौन? हमने आर्थिक पैकेज की बात की तो उस आर्थिक पैकेज को निर्माण के क्षेत्र के लिए हम अगर दे रहे हैं तो उसकी तुलना में खरीदने वालों के हाथ में भी तो पैसा जाता हुआ दिखना चाहिए ताकि वो काम आगे बढ़ सके। वो इसमें उतना नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैंने ना तो कभी ऐसा कहा, ना मैं ऐसे विचार से सहमति उस हद तक रखता हूं कि कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं और हम साथ में बैठ के अगर पैनल में बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, तो उन बातों की तरफ हमको ध्यान ले जाना चाहिए जहां चूक हुई। लोग पैदल चल के जा रहे हैं, इतने तकलीफों में जा रहे हैं, तो क्या हमने सब कुछ ठीक किया? कहीं ना कहीं चूक हुई, चाहे केंद्र सरकार के लिए कहिए, राज्य सरकारों के लिए कहिए। व्यवस्था की बड़ी चूक है कि लाखों की संख्या में रोती हुई बच्चियां, बिलखते हुए बच्चियां, गर्भवती माताएं, बुजुर्ग, गोदी में लेके लोग बुजुर्ग चले जा रहे हैं,
ट्रॉली बैग में बच्चों को बैठा के लोग अपने सामान को खींचते हुए चले जा रहे हैं, बच्चों को हाथ से उठा के ट्रक में ऊपर फेंकने का या रखने के लिए प्रयास करते हुए नागरिक हमको दिख रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि प्रबंधन से चूक है। आप जिसका नाम देना चाहें दे दीजिए, केंद्र सरकार का देना हो, राज्य सरकार का देना हो, इस पार्टी का देना हो, उस पार्टी का देना हो, लेकिन जग जाहिर दिख रहा है। हम लेकिन मैं आपको बीच में रोकता हूं सिकंदर साहब, ये तो दृश्यों को हम पहले भी उठा चुके, कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने बताया, लेकिन हम समाधान पे पहुंचना चाहते हैं। आप वर्तमान पैकेज को खारिज कर रहे हैं, आपकी पार्टी खारिज कर रही है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि केवल जो सोनिया गांधी जी ने कहा कि हर एक के खाते में 7,500 रुपए डाल दी जाए तो समाधान हो जाएगा? क्या आप मानते हैं कि यह संकट कोई 1 महीने 2 महीने का है? क्या देश या शासन के स्तर पर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर क्या पैसा दिया जा पा रहा है जो केंद्र सरकार दे देगी? एक ही समाधान सुझा रहे हैं कि हमारी न्याय योजना की तर्ज पर पैसा दे दिया जाए। सरकार के पास पैसा है कहां जो हम ये अपेक्षा कर रहे हैं? रोजगार के स्थान पर, लोगों को काम उपलब्ध कराने के स्थान पर बैठे के पैसे देने का समाधान कहने में जितना आसान है, आप स्वयं सरकार चला रहे हैं, क्या व्यवहार में इतना आसान है? हिमांशु जी, पैसे देने की बात यानी बिना काम किए हुए देने की बात एक अलग बात हो जाती है जी। उसमें मैंने पहले भी इस बात को रखा था। आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं? 350 रुपया मिल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा मिला के अन्य राज्यों में कुछ ज्यादा भी मिल रहा है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में कितना मिल रहा है? तो ये समय है, जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा लगाए, केंद्र सरकार लगाए, राज्य सरकार लगाए। किसके पास आज के दिन पैसा है? हम देश की बात कर रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस की बात और केंद्र और राज्य की बात नहीं कर रहे। तो क्या रघुराम राजन जी ने आज से 4 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ये नहीं कहा कि रिजर्व बैंक के पास 8 से 9 लाख करोड़ रुपए रखे हुए हैं, वो किस दिन काम आएंगे? जी, वो जो सेविंग करके रिजर्व बैंक में ये राशि रखी हुई है, किस दिन के लिए रखी हुई है? अन्य जगह से लोन लेने की बात आ रही है, तो लोन लेके भी कितने सारे प्रोजेक्ट होते हैं सरकार के जो चलाए जाते हैं। लोग कई बार, आज मेरे ख्याल से 1.5 महीने से मैं सुन रहा हूं कि ये जो लोन लेने की बंदिश 3% की लगाई हुई है, उसको आप 5% करिए, 6% करिए। क्या हमने विकल्प उसको लिया? राज्य सरकारों के पास आमदनी नहीं आ सकती क्योंकि अर्थव्यवस्था नहीं चल रही। केंद्र सरकार के पास भी आमदनी के स्रोत इसी तरह से कम होंगे, उनको कोई विकल्प निकालना पड़ेगा। मैंने सुझाया कि ये विकल्प है, मेरे को जानकारी कम है, मैं रघुराम राजन जी की बात कह रहा हूं। उन्होंने मैं एक वीडियो चैनल में उनका कार्यक्रम देख रहा था, उन्होंने सीधे बताया कि 8 और 9 लाख करोड़ रुपए रखे हुए हैं। हमने जिन बातों को किया, फाइनेंशियल पैकेज हमने कितना दिया? सीधे नगद पैसा देने का कितना किया? हमने तो कहा बैंक से हम उनको काम करने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। लोगों के पास कितना? आपने लोगों के पास कितना, ये टीएस सिंहदेवी का सवाल है। मैं शिवरतन शर्मा जी के पास चल रहा हूं। और शिवरतन जी, आपके पूरे पैकेज को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही नहीं, अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी, आम जनता के द्वारा भी। क्या आप पैकेज की शक्ल में क्या केवल मीडिया में सुर्खियां ही बटोरना चाह रहे हैं या वाकई कुछ देना भी चाह रहे हैं? आपको पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना था कि अमेरिका ने 13% दिया जीडीपी का, फ्रांस ने 11% दिया, स्पेन ने 13% दिया, तो हमें भी एक आंकड़ा दिखाना था। 2020 चल रहा है तो उसके साथ में लय मिलानी थी, इसलिए हमने भी 2020 में 20 लाख करोड़ केवल फिगर दिखाना था। दे क्या रहे हैं आप? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप रोशनी डाल सकते हैं? पार्टी के जिम्मेदार नेता है। कर्ज, क्या कर्ज को ही राहत की शक्ल में मान लिया जाए? तो जो सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आप एक गांव में महाजन जो सूद पर पैसा देता है और इस देश की सरकार, इसमें कोई अंतर रह जाएगा या दोनों जगह एक से व्यवहार के साथ में इस जनता को जीना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने जब 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की तो उस घोषणा में आत्मनिर्भर भारत योजना का ही नाम दिया। इस योजना के घोषित करने के पीछे उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर मिले, उद्योग धंधे खुलेंगे, रेहड़ी वालों को लोन मिलेगा तो लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। इस हिसाब से ये 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है। और जहां तक माननीय राहुल जी ने कहा कि आज की तारीख में
लोगों को न्याय योजना की तरह डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए। जी लगभग 56,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि डायरेक्ट लोगों के खाते में जा चुकी है। मैं तो खाली एक बात बोलूंगा, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका जनधन खाता खुलना चाहिए, उस समय कांग्रेस ने जनधन खाता खोलने का विरोध किया। आज डायरेक्ट पैसा देने की बात कर रहे हैं। आज वो जनधन खाते में डायरेक्ट 2 किस्त 500 रुपए की चले गई। उज्ज्वला की सब्सिडी का पैसा, जो उज्ज्वला के लोग हैं उनको दूसरे महीने का पैसा चला गया और उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति राहत देने के लिए 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की घोषणा हो गई और वो प्रदेशों में मिलने लग गया। प्रवासी मजदूरों को भी इसके लिए व्यवस्था कर दी गई कि प्रवासी मजदूर को भी 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, लोगों को काम देने के लिए मनरेगा में एक बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई गई। छत्तीसगढ़ ने जो मनरेगा का कार्य किया है वो पैसा केंद्र ने दिया है, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए पूरे देश में मिला है। 685 करोड़ रुपए हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिला है। मैं तो हिमांशु जी एक बात करता हूँ, वास्तव में कोरोना के पूरे प्रकरण में कांग्रेस की स्थिति जो है वो दिग्भ्रमित करने वाली स्थिति है। पहले राहुल जी का बयान आया कि लॉकडाउन लगाने में देरी की गई, सोनिया जी का बयान आया कि लॉकडाउन हड़बड़ी में लगा दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता माननीय अधीर रंजन जी ने केंद्र सरकार के कार्यों की तारीफ की और आज माननीय राहुल जी ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। मैं तो ये जो सब बैठे हैं हम सबके आदरणीय है, छत्तीसगढ़ के किसानों को ठगने का काम, धोखा देने का काम केंद्र प्रदेश की सरकार ने किया है। सीधी गोबर की 25 रुपए क्विंटल में हम किसानों को धान की, अब उसको रोक दिया गया। अब जो शेष राशि भी दे रहे हैं इसको 4 किस्त में देना है। 4 किस्त जो एक साथ 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से मिलना था उसको आप 4 किस्त में दे रहे हैं। और ये आपके चुनावी घोषणा पत्र में था, आपने गंगा जल उठा के शपथ ली थी, उसके बाद आप धोखा दे रहे हैं और उसके बाद माननीय राहुल जी प्रदेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए शिवरतन जी, मैं बीच में 2 सवालों के लिए आपको रोकता हूं, जायज है, 2500 रुपए की घोषणा थी क्यों नहीं दे रहे, लेकिन मेरे आपसे 2 सवाल। आपने बताया कि राहुल गांधी ने उस समय पे या कांग्रेस पार्टी ने जनधन खातों पे सवाल उठाया था। जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तो उन्होंने मनरेगा पर सवाल उठाया था और यह कहा था कि ये योजना आपकी विफलता का प्रतीक है और मैं केवल इसलिए इसको जिंदा रखूंगा कि आपकी विफलता को दिखा सकूं। आज इस संकट के समय में आपको वो मनरेगा ही समाधान दिख रहा है कि आपको लगता है गलती हुई थी उस समय बयान देने में? एक। दूसरा, आपने कहा कि किसानों को धान का बोनस या धान के अंतर की राशि, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, उसे 4 किश्तों में दे रहे हैं। ये तो अंतर कहकर भी नहीं दे रहे हैं, उसका भी नाम राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे संकट के समय पे भी, ऐसे आपदा के समय पे भी जब तमाम पैकेज का दावा किया जा रहा है, क्या कारण है कि केंद्र तैयार नहीं है कि अगर कोई राज्य अपने किसानों को उसके अनाज का अपने अनुसार मनचाहा मूल्य देना चाहे तो केंद्र की सरकार के पेट में दर्द क्यों है? थोड़ा रोशनी डालेंगे शिवरतन जी? केंद्र की सरकार ये चाहती है कि पूरे देश में किसानों को उनकी उपज का मूल्य समान रूप से मिले। कहीं धान 1500 रुपए में बिके और कहीं धान 2500 रुपए में बिके तो निश्चित रूप से किसानों के बीच तो फिर सवाल यह कि अगर पैकेज देना था क्यों नहीं घोषित कर दिया कि पूरे देश में धान 2500 रुपए में लिया जाएगा? अगर वाकई सरकार की मंशा लोगों को राहत पहुंचाने की है, किसान मजदूर का भला करने की है, आप उसका मूल्य देने के संदर्भ में आपका तो वादा था कि हम जो है 2022 तक किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। यहां तो जितनी आय थी उतने बचे रहने के लाले पड़ गए हैं। आप तो स्वयं किसान नेता हैं, इस सत्य से इंकार नहीं करेंगे। देखिए, किसान की इनकम बढ़ी है, 2022 तक हमने डबल करने की बात की थी। आज किसान की इनकम पहले की तुलना में दोहरी हो चुकी है। आपकी जानकारी में ला दूं, मैं स्वयं किसानी करता हूं, मेरा खुद का फार्म है और मैंने खुद अपने हाथ से पूरी खेती की है। पहले 2500 रुपए में आपका धान खरीदा जा रहा है तो आपकी तो 1.5 गुना हो गई, लेकिन बाकी देश के किसानों का क्या होगा शिवरतन जी? हिमांशु जी, मैं तो खाली ये बात करता हूं, आज न्याय योजना चालू हो रही है, 4 किस्तों में पैसा दे रहे हैं जी। माननीय राहुल गांधी जी ने यहाँ की आम सभाओं में ये कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार
जो 2 साल का बोनस नहीं दे पाई है, उस बोनस की राशि को भी हमारी सरकार बनने के बाद हम किस्तों में देंगे जी। लगभग 17 महीने का पीरियड पूरा हो रहा है जी। एक भी किस्त नहीं मिली जी। आप जो 2500 रुपए एक मुश्त देने वाले थे उसको भी आप 4 किस्तों में दे रहे हैं जी। ये किसानों को धोखा देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और प्रदेश केंद्र की सरकार ने जो 20 लाख का पैकेज जारी किया है, इससे पूरे देश में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आप ये बताइए, इसमें 5000 करोड़ की व्यवस्था है कि 10,000 तक रेहड़ी पटरी पे बैठने वालों के लिए बिना किसी जमानत के उनको 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 50 लाख लोगों को ऋण देने की योजना है, 3 लाख करोड़ रुपए। अरे यही तो पूछना है शिवरतन जी मेरा आपसे कि जिन रेहड़ी वालों के पास में पैर में चप्पल नहीं रह गई है, आप उन्हें 10,000 रुपए भी कर्ज के तौर पर ही देना चाहते हैं, अनुदान के तौर पर नहीं। क्या हमारे देश की सरकार जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने का दावा कर रही थी, आऊंगा मैं सुनीता जी आपके पास, जो दावा कर रही थी वो 1.5-2 महीने के संकट में इतनी लड़खड़ा गई कि इन छोटे छोटे लोगों को भी 10,000 रुपए भी कर्ज में देना चाहती है, अनुदान के तौर पर नहीं। हिमांशु जी, 56,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा चुका है। 56,000 करोड़ का पैकेज दिया जा चुका है इस 1.5 महीने के अंदर जी। 56,000 करोड़ की राशि भी कम नहीं होती। रघुराजन जी तो 56,000 करोड़ के अंतर्गत जो आपने पहले से घोषित किए थे वही कार्यक्रम दे रहे हैं। आपकी किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए को भी आप इसी पैकेज में गिनाते हैं। आपने दिया ईमानदारी से, तो जो सुनीता दुग्गल जी ने उदाहरण दिया कि 500 रुपए हर जनधन खाते में 3 माह तक के लिए, वह एक ऐसा प्रावधान था जो बजट में नहीं था, लेकिन इस संकट के समय पे केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया। लेकिन जब किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आप देने वाली राशि का उल्लेख करते हैं तो वो न्याय नहीं है। लेकिन मैं आपके पास वापस लौटूंगा, मुझे सुनीता दुग्गल जी का हस्तक्षेप सुनना है और फिर कुलदीप राठौड़ जी के पास चलना है और उनसे समझना है कांग्रेस की नीति को। जी सुनीता जी, आपका हस्तक्षेप और फिर जाके कुलदीप राठौड़ जी। हिमांशु जी, शिवरतन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ जो है पूरी फिगर्स आप लोगों के समक्ष रखी कि देखिए, सबसे पहले जो सरकार की जिम्मेवारी है वो ये है कि हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारे जो रेहड़ी वाले हैं, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो सबसे पहले जो है एक बार सेटल हो जाएं। सेटल होने के लिए उनको किस चीज की जरूरत है? सेटल होने के लिए उनको जरूरत है कि उनके पास खाना पानी जो है, दाना पानी, वो ठीक तरीके से पहुंच जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है वो लगभग 8 करोड़ के करीब जो गैर राशन कार्ड धारक हैं हमारे, उनको अगले 2 महीनों तक के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और इसके साथ साथ 1 किलो चना जो है, जिसमें 3500 करोड़ के करीब जो है वो खर्च आएगा, इस सरकार का प्रावधान है। और आप ये देखिए कि एक देश एक राशन कार्ड ये सरकार ने किया, ताकि ये सिर्फ इसीलिए किया गया कि हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई हैं कि जो अब चाहते हैं कि वो वापस अपने जगह वहां पर चले जाएं, अपने प्रदेश में चले जाएं, तो वहां पर जाकर भी उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। अगर उनके पास राशन कार्ड है तो वहां पर भी वो उस तरीके से जो है वहां पर उनको भोजन जो है उपलब्ध करवाया जा सके। सबसे पहली जरूरत हमारी, हिमांशु जी, जो वो ये है कि हमारे मजदूर भाइयों को वो जो है 1-2 महीने के अंदर वो सेटल हो जाए, उनको खाने की दिक्कत ना आए। और ये हमारा सबका, मैं कहूंगी कि परम सौभाग्य है कि जिस तरह की फसल जो है बम्पर क्रॉप अब की बार, अभी चाहे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, हर जगह पर बम्पर क्रॉप जिस तरह से आई है और सभी किसानों का जो फसल है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़ी सुचारू रूप से उसको खरीदा गया सरकार की तरफ से। तो सबसे पहले हमारी जरूरत है कि हम 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उनको भरपेट भोजन जो है वो हम उपलब्ध करा पाए। मेरे आपकी बात से पूर्ण सहमति है कि सबसे पहली जरूरत इस बात की है। लेकिन जानना ये चाहूंगा आपसे, जब दोबारा आऊंगा, कि 20 लाख करोड़ का पैकेज बताया जा रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा और उन प्रवासी मजदूरों के हिस्से में आ रहे हैं केवल 3500 करोड़, और उसी पे चाहते हैं कि हम इस बात पर गर्वित हों, उल्लासित हों, खुश हों कि क्या कुछ हमें मिल गया। सवाल है, उत्तर की अपेक्षा आपसे रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके पास आऊंगा। मैं कुलदीप राठौड़ जी के पास चलता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि कांग्रेस लगातार इस पैकेज के प्रति अपनी असहमति जता रही है। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में खारिज किया है। कितना आपके पास में बताने के लिए है राठौड़ साहब कि इस समय पे क्या होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है? जी, सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार जी। आपने अपना जब कार्यक्रम शुरू किया, जिस विचार सूत्र के साथ आपने कार्यक्रम शुरू किया जी, आज देश में उसके विपरीत हो रहा है जी। जैसा मेरी बहन जो भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा
कि राहुल गांधी जी जो है बचकानी बात करते हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह में जब राहुल जी ने कहा कि कोरोना जो बीमारी है ये हमारे देश में भी दस्तक देने वाली है, हमें जो है इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, उस वक्त भी उनकी बातों को जो है गंभीरता से नहीं लिया गया। तो समय रहते गंभीरता से लिया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने जिस पैकेज की घोषणा की उस पे निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, क्योंकि ये इतनी जटिल प्रक्रिया है। जिस ढंग से वो कर्जा देने की बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि संभव नहीं है। एक मजदूर जो आज सड़क में दर दर ठोकरे खा रहा है वो जाके कहाँ बैंकों में जाके कर्जों की लाइन में खड़ा होगा। देखिए राहुल गांधी जी ने जो जिन बातों पे आपत्ति चलाई है, कांग्रेस पार्टी जो है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को आज जो सुझाव दे रही है, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी उसको क्रिटिसिज्म के तौर पे ले रही है। अगर राहुल गांधी जी ने कहा है कि मांग और आपूर्ति इस वक्त जो है संतुलन खराब हो गया है, तो इसमें कौन सी गलत बात कही। उन्होंने कहा है कि मनरेगा में हमको 200 दिन जो है हमको रोजगार देना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें कहाँ मुझे लगता है कि कहाँ गलत बात कही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए हमको एग्जिट प्लान की जरूरत है, तो मुझे आप बताइए कि उसमें कहाँ गलत है। और न्याय योजना को की तर्ज पे अगर ये न्याय योजना नाम नहीं रखना चाहते, अगर न्याय योजना की तर्ज पे आज कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो उसमें कौन सी गलत बात है। आज जरूरत इस बात की है, चाहे मजदूर हो, किसान हो या बागवान हो, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको जो है पैसा सीधा उनकी जेब में जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो लगातार टीवी में डिबेट्स आ रही हैं और कोई भी देश का बुद्धिजीवी है, अर्थशास्त्री है, वो इन आंकड़ों से सहमत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पेश कर रही है और लोगों में वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। और प्रधानमंत्री जी देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। लगभग 6 वर्ष का इनका शासन हुआ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेकअप इंडिया, ये बड़ी बड़े जो इन्होंने बातें कही थी वो कहाँ पूरी हुई? क्या आज हमारा देश आत्मनिर्भर बना है? देखिए मेरा ये मानना है कि आज सबसे पहले हमारी जो लड़ाई है वो इस कोरोना के संकट से जूझने की है, कोरोना से जो है देश की जनता को बचाने की है, और साथ में अपनी जो हमारी अर्थव्यवस्था है जो तहस नहस हो गई है उसको जो है फिर से रास्ते में लाने की, ढरे में लाने की जो है जरूरत है। इस तरफ मुझे लगता है कि प्रयास होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी जो भी सकारात्मक सुझाव दे रही है उसे क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार को उन पे विचार करना चाहिए और विपक्ष को जो है साथ लेके चलना चाहिए। जी कुलदीप जी, आपने कई सारी बातें कही है। मैं सुनीता जी के पास चलता हूं। मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं वापस लौट कर आऊंगा। सुनीता जी, कुलदीप जी ने वो सारे बिंदु बताए हैं जिसमें एक न्याय योजना की बात छोड़ दें, जिसके संदर्भ में आपकी असहमति हो सकती है या विचार का विषय हो सकता है, पर मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन के काम के संदर्भ में बात करें, या कर्ज के स्थान पर डिमांड क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो बात कही राहुल गांधी ने। तीसरी एक और उन्होंने बात की कि केंद्र केवल मैनेजमेंट करे और राज्यों को अपने स्तर पर निपटने के लिए सहूलियत दे, आर्थिक सहायता दे। इन बिंदुओं से कितनी असहमति है आपकी? क्या इस देश में विपक्ष की आवाज सुनी ही नहीं जाएगी? कोई बात नहीं है। देखिए, जैसे कि पहले भी अभी शिवरतन जी ने भी कहा है कि जनधन का जब जो अकाउंट खोलने की बात आई तब उस समय भी ये कहा गया था, और जिस तरीके से कोविड-19 से हमारा भारतवर्ष आज लड़ रहा है और पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे मैं कहूंगी कि सुचारू रूप से अगर कहीं पर भी जो है इससे लड़ने के लिए कोई कवायद अगर कहीं चल रही है तो मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। चाहे इसमें WHO है, चाहे इसके अंदर US है, चाहे कोई भी कंट्रीज है, वो सब इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। सरकार पूरी कोशिश कर रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हम बहुत अच्छे तरीके के साथ इस कोविड-19 के साथ, इस ये कोरोना बीमारी के साथ हम लड़ सकें। जी,
और इसी के तहत आप ये देखिए कि सरकार ने जितनी भी जो भी सरकार जो है वो योजनाएं लेकर आई है, वो सब की सब इस तरह से है कि गरीब आदमी को, एक मजदूर को, एक किसान को, उनको मद्देनजर रखते हुए आत्मनिर्भर की बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, उसका मतलब यही है कि अब हम ये देखने लगे हैं कि जो हमारे प्रवासी मजदूर जो है वो बहुत दूर किसी दूसरे प्रदेश के अंदर थे, वहां से वापस वो अपने प्रदेश के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर उनका रोजगार का क्या साधन हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने इतना प्रोविजन जो है वो ये कहा कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, कि वहां पर वो जो है 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में अपना कोई ना कोई रेहड़ी वगैरह, कोई किसी भी तरह का कोई अपना सिस्टम वहां पर खड़ा करके, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। और इसीलिए मुझे लगता है कि सर, और एक मैं आपको और बताना चाहूंगी बात ये कि आज ही मैंने एक ट्वीट देखा कि जो शेखर कपूर हैं, आपने सुना होगा उनका नाम, उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया एक, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरह से जापान जो है वो कितना न्यूक्लियर वॉर जो है, जो उनके साथ जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद के से वो उभर कर आया एकदम से अर्थव्यवस्था में, उसी तरह से इस 20 लाख के पैकेज के बाद हमारा भारतवर्ष भी जो उभर कर आएगा। तो तुरंत प्रभाव से प्रीतिश नंदी जी हैं, उन्होंने जो है काउंटर अटैक किया कि एक फिल्म मेकर जो है वो भी वापस जो है वो एक मोदी भक्त हो गया है। तो वापस जो शेखर कपूर जी को ये बताना पड़ा कि मैं जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स का मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, वहां से मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो है वो किया, वो वहां से मैंने पढ़ाई लिखाई करी, तो आप जो है मुझसे इकोनॉमिक्स डिस्कस करिए, और उसके बाद मैंने फिल्म्स में एंटर किया। तो देखिए ये जब इस तरह से जब कहीं चर्चा चलती है तो हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सही दिशा में काम। सुनीता जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आपने शेखर कपूर को कोट किया, स्वागत करता हूं कि आप इतना बढ़ लिखते हैं, लेकिन आप हमारे बीच में ऐसे पैनलिस्ट हैं जिसे प्रशासनिक अनुभव भी है और राजनीतिक अनुभव भी है। आपको शेखर कपूर की बात बहुत पसंद आई क्योंकि आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा के मनोनुकूल है, पर जो इस देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, जिन्होंने विश्व में आने वाली आर्थिक मंदी को सबसे पहले घोषित किया गया, पूरी दुनिया ने इस बात का लोहा माना, उन पूर्व गवर्नर रघुराजन की कोई भी बात आप लोगों को पसंद नहीं आती, क्यों? शेखर कपूर उनसे बेहतर अर्थशास्त्री आपको महसूस हो रहे? हिमांशु जी, बात वो नहीं है, बात ये है कि हमें वैश्विक स्तर पर जो है उसको देखना पड़ेगा, जो इकोनॉमिक्स है उसको हमें पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर देखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इसको कंसाइज करें, अगर हम सिर्फ अपने देश तक इसको लेकर देखें, तो हम ठीक तरीके से आकलन नहीं कर पाएंगे। आप पूरे विश्व का, अब ये देखिए, ये कोविड-19 के बाद ऑल टुगेदर जो है सारा सिस्टम जो है पूरी दुनिया का एक तरह से मैं कहूंगी कि बदलने वाला है। सबका जो स्टाइल जो है रहने का, खाने का, पीने का, लोगों से मिलने का, बिजनेस का, हर तरीके में मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। उस बात को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए तो मेरा आपसे सवाल है, आपने बहुत मार्के की बात कही सुनीता जी कि हमें केवल अपने देश के संदर्भ में नहीं पूरी दुनिया को देखते हुए बात करनी चाहिए, और इसलिए रघुराजन बड़े उपयुक्त व्यक्ति थे क्योंकि वो केवल इस देश को नहीं देखते, पूरी दुनिया को देखते हैं। दुनिया के श्रेष्ठतम अर्थशास्त्रियों में से उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने सुझाव क्या दिया था? उन्होंने केवल इतना कहा था कि 65,000 करोड़ रुपए इस वंचित वर्ग के लिए प्रावधान कर दीजिए। 20 लाख करोड़ का तथाकथित पैकेज भारत सरकार दे रही है, 65,000 करोड़ इन वंचितों को ना दे पाए, 3500 करोड़ में ही बहला देना चाहते हैं। इसलिए आपसे सवाल है, रोशनी डालेंगे? नहीं, 3500 करोड़ रुपए हिमांशु जी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का जो खाना है, इसके अंदर की 5 किलो चावल, गेहूं और साथ में 1 किलो चना है, सिर्फ 3500 करोड़ रुपए उसके लिए है। बाकी आप देखिए कि चाहे मत्स्य विभाग की बात करें कि किस तरह से वो मछली पालन करेंगे, किस तरह से जो है वो अपने वहां पर डेयरी फार्मिंग का काम करेंगे, ये सब भी तो उन्हीं के लिए है, ये सब काम उन्हीं के लिए। चाहे मनरेगा की बात करें, वो सब काम भी उन्हीं के लिए। तो ये इन सबको कुल मिलाकर जितना भी जो बजट है वो उनके आसपास में कहीं पहुंचता है, वो सब का सब हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। और इसीलिए आप ये देखिए कि जितना फोकस जो है अब की बार ये इस बात की तरफ दिया गया है कि जो हमारा किसान है, जो हमारा गरीब मजदूर भाई है, कि वो आत्मनिर्भर किस तरह से बने, कि उसको जरूरत ही किसान और मजदूर आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पर ध्यान है। यह दावा है सुनीता दुग्गल जी का। लेकिन मेरे साथ में आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुनीता जी अनुभवी राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाली शख्सियत हैं। आलोक जी, उनकी बात को हल्के में आप नहीं लेते, बल्कि वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने के मूड में नहीं। क्या कहेंगे आलोक जी आप? क्या आप मान रहे हैं कि इस देश के अंतर्गत किसान और वो तमाम मजदूर जो सड़क पर हैं, उनकी समस्याओं का समाधान
देश की सम्माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा लगातार 4 दिन से दिए जा रहे पैकेज के माध्यम से हो गया है? धन्यवाद जी, मैं पहली बार आपके चैनल पर आया हूँ जी, और बड़ी शांति से आपके देश करा रहे हैं। मैं काफी देर से सुन रहा था जी, और पूरे देश को और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज जो 4 दिन का जो इवेंट मैनेजमेंट का जो फार्मूला चल रहा था, कम से कम देश की जनता को उससे निजात कर दिया। जी, जिस तरह से खोदा पहाड़ और निकला जुमला जी, और छल और कपट और फरेब निकला, कि सरकार ही फरेबी मोदी जी से लेकर, और जिस तरह के जुमले छोड़े गए पिछले 6 वर्ष में पूरे देश ने देखा। मैं आज 15 लाख और उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जम्मू कश्मीर में 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज था, फिर बिहार में 1.25 लाख करोड़ का था, लाल किले की प्राचीर से फिर 100 लाख करोड़ रुपए का पूरी तरह से पैकेज देके अपने घर चले गए मोदी जी। जिस देश के पास, जिस प्रधानमंत्री के पास 20,000 ट्रेनें खड़ी हों और 20 लाख करोड़ रुपया उसकी जेब में हो, उसके बाद भी अगर हमारे देश के मजदूर सड़क पर चलते हुए मर जाएं, ऐसे प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जहाँ तक सुनीता जी की बात है, ठीक है, मोदी जी की सांसद हैं, मोदी जी नहीं होते तो शायद उनका कहाँ सांसद का वो था, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उनका अनुभव है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरह से ये जो ट्रेन चली 4 दिन तक, जिस तरह से 4 बजे नौटंकी हुई है, इसमें पूरी तरह से ये पैकेज से शुरू हुई और लोन को पैकेज का नाम दे दिया गया। अगर आप 90,000 करोड़ रुपया डिस्कॉम्स को दे रहे हैं, जो डिस्कॉम्स अडानी और रिलायंस की हैं, उसको आप पैकेज का नाम दे रहे हैं। किसानों को आप कहने के साथ हम लोन दे देंगे, अरे भाई पहले ही किसान को लोन की मार से किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर था पूरे देश में नहीं देखा है। लोन को आप पूरी तरह से पैकेज की बात कर रहे थे। और आज तो जो निर्मला सीतारमण जी का रोजगार था वो मैंने पूरा सुना, वो रिफॉर्म्स पे चला गया। एविएशन में और स्पेस में जाके करोगे आप, डिफेंस में आप करोगे, मजदूर सड़क पर मर रहा है और आप 155 mm की बंदूक बनाने की और 155 mm की तोप बनाने की बात कर रहे हो कि FBI हमने बढ़ा दिया। मुझे लगता है ये जो सरकार है ये दिवालिया हो गई है, आर्थिक स्तर पर। 6 साल तक डंका पीटती रही दुग्गल साहब की सरकार जो है कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बैकअप इंडिया, बेकअप इंडिया, और इकोनॉमी 1 महीने के अंदर रिंग अप इंडिया हो गई। 1 महीने में शराब की दुकानें खोलनी पड़ गई सरकार को। मुझे लगता है कि सरकार ने पिछले 6 साल में झूठ बोले थे, उनका सबका एक का पूरी तरह से पर्दाफाश हो रहा है। मनरेगा की बात कर रहे हैं तो मनरेगा का बजट तो 40,000 करोड़ का बजट के अंदर था, आप उसको भी पैकेज में ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मनरेगा के लिए मोदी साहब ने कहा था कि ये कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, मुझे लगता है निर्मला सीतारमण जी ने मोदी जी के सारे सपनों की हवा निकाल दी। और रही सही कसर जो थी MSME के बारे में, वो गडकरी साहब ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है 3 लाख करोड़ MSME का देना है, अरे भाई 5 लाख करोड़ तो MSME का हमें ही देना है सरकार को, सरकार दबाए बैठी है। तो 2 लाख करोड़ तो MSME का ऑलरेडी पहले ही 3 लाख के अलावा देना है सरकार को। मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से कोल ब्लॉक्स को जिस तरह से प्राइवेटाइज करने की बात की है, ये जब सरकार आई है, 77 में आई तो सोना गिरवी रखा, VP सिंह के साथ सरकार बनाई तो सोना गिरवी रखा, 2 साल पहले मोदी जी ने सोना गिरवी रखा। 60 साल में हिंदुस्तान ने जितना लोन लिया उससे कहीं ज्यादा 6 साल में ले लिया। ये जुमलों की सरकार है, जुमलों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। 1 महीने में आपने पेंशन काट दी, भत्ते काट दिए, और जिस तरह से नौकरियां 1 साल के लिए बंद कर दी। जिस राज्य से दुग्गल हमारी बड़ी बहन आती हैं, हरियाणा से, सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि 1 साल तक हमारी कोई नौकरी नहीं रहेगी। इस सरकार पे देश की जनता का भरोसा उठ गया। जो प्रधानमंत्री अपने गरीब मजदूरों को ट्रेन में फ्री में नहीं बैठा सकता, वो 20 लाख करोड़ का पैकेज देगा क्या किसी को? व्यापारी सरकार है, ये व्यापार करना जानती है। 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपया डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में डकार गई ये सरकार पैकेज देगी? ये केवल व्यापार कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। काफी सारे आरोप लगा दिए आलोक जी ने एक संक्षिप्त उद्बोधन के अंतर्गत। शिवरतन जी, आप भी पार्टी के बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं, प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं, कई जिम्मेदार पदों पर हैं, कटघरे में आपकी सरकार को खड़ा किया। सबसे बड़ा सवाल जो है आपके पैकेज को लेकर कि कर्ज को आप राहत का नाम दे रहे हैं, इस पर सभी की आपत्ति है। आप जननेता हैं, सच बोलने की उम्मीद कर लूं आपसे? बिल्कुल मैं सच बोलूंगा हिमांशु जी। पहला तो मैं आलोक जी को एक बात बता दूं कि सुनीता जी मोदी जी की सांसद नहीं है, इस देश की सांसद है। अपने शब्दों को सुधारो जी। दूसरी बात, माननीय आलोक जी ने कहा कि जब सरकार आई सोना गिरवी रखे, सोना गिरवी रखा गया। चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में आपके समर्थन से वो सरकार चल रही थी।
जी। सोना गिरवी रखा गया चरण सिंह के कार्यकाल में, आपके समर्थन से वो सरकार चल रही थी, आपकी जानकारी में ला दूं। जी। और तीसरा विषय, आत्मनिर्भर भारत में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, जी। ये काम इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के माध्यम से किया जा रहा है, पहली बात। जी। और दूसरी बात एक विषय है कि भाई प्रदेशों को पैकेज दिया जाए, प्रदेश अपने हिसाब से खर्च करें। देखिए हिमांशु जी, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता जो इस महामारी के पीरियड में है, लोगों को उपचार की व्यवस्था हो, लोगों के दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था हो, और जो मजदूर वर्ग है उन श्रमिकों के काम की व्यवस्था हो। जी। और तीनों कार्यों को मोदी सरकार ने प्राथमिकता में लिया है। जी। उपचार की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। जी। लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए, मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए 11,000 करोड़ रुपए का इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में प्रावधान किया गया है। और मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। जी। ये सारे काम प्राथमिकता से नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। अच्छा शिवरतन जी, मेरा आपसे सवाल है, बीच में रोकता हूं आपको। मनरेगा का हम बड़ा जिक्र कर रहे हैं। मनरेगा में रोजगार मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे मजदूरों को। शहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में मजदूरों की मौजूदगी है, सारे काम धंधे बंद हैं। उनके संदर्भ में इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में कहीं कुछ दिखा आपको जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए? या मान लिया गया है कि अब शहरों में रहने की उनकी कोई जरूरत नहीं, वह वापस अपने गांव की ओर लौट जाएं? देखिए, शहरी क्षेत्र में जो रेहड़ी लगाते हैं, जो पान ठेला खोलते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उनको 10,000 रुपए तक की व्यवस्था सरकार ऋण के रूप में दे रही है, ताकि उनका रोजगार जो 2 महीने में बंद हो गया है वो फिर से खड़ा कर सके। और बार बार एक विषय आता है कि अनुदान नहीं दे रही। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लोग अपने कृषि को डेवलप करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसे बहुत से कार्यों में अनुदान देने की योजना सम्मिलित है इस पैकेज में। उसको डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे कोई डिटेल में नहीं पढ़ना शिवरतन जी। जन नेता हैं आप, आपसे पूछता हूं, जिस किसान के पास जमीन है उसको आप अनुदान दे देंगे, आपका स्वयं का कहना है कि उसमें हम अनुदान की व्यवस्था कर रहे हैं, और जिस रेहड़ी वाले के पास में कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए आपके पास में केवल कर्ज है, उसके लिए आप अपनी मुट्ठी इतना भी नहीं खोल सकते? दिल खोलने की तो बात छोड़िए। तो बिना ब्याज के हम कर्ज देने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और 10,000 रुपए तक बिना जमानत के कर्ज दे रहे हैं जी। 10,000 रुपए तक हम बिना जमानत के उसको कर्ज दे रहे हैं। मैं तो खाली ये बोलना चाहूंगा आलोक जी से, आरोप लगाना बहुत आसान काम है जी। खाली अपनी सरकारों के कार्यकाल को देख लीजिए। कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ, उसमें क्या करप्शन हुआ, 2G स्पेक्ट्रम आपके पीरियड में हुआ, कॉमनवेल्थ का घोटाला आपके पीरियड में हुआ, और देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में यही घोटाले महत्वपूर्ण कारण बने जी। तमाम सारी बातें गिना दी शिवरतन शर्मा जी ने, लेकिन अनुदान के संदर्भ में वह मौन ही रह गए। जिस वर्ग को सबसे ज्यादा जरूरत है उसके संदर्भ में थोड़ा सा मन खोलकर मदद करने में सरकार क्यों हिचकिचा रही है, यह सवाल अभी तक इतनी बड़ी बहस में अनुत्तरित है। मैं एक बार फिर कुलदीप राठौड़ जी के पास चलता हूं, और कुलदीप जी, आपसे मेरा सवाल बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। कांग्रेस की आवाज कहीं सुनी जाती, आजकल ऐसा लगता नहीं। क्या करेंगे आप जिसमें हम उम्मीद करें कि आपकी आवाज सुन ली जाएगी? विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम जहां तक इस बीमारी का सवाल है, सरकार का हम सहयोग करें। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब पहला लॉकडाउन हुआ तो पूरा सरकार का समर्थन किया, लेकिन जहां हमें खामी नजर आ रही है, जहां हमें कमी नजर आ रही है, हमारा ये धर्म भी है, हमारा कर्म भी है कि हम सरकार के मुक्त जो है बात रखें। जो भी वर्ग, आज समाज के हर वर्ग जो है सरकार से परेशान है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई बात कहती है, उसे कहा जाता है कि राहुल गांधी जी इमेच्योर है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इनको अपना भाषा विज्ञान ठीक करना चाहिए और विपक्ष के नेता की बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में धन की उगाही चल रही है। कौन कर रहा है? जो देश की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी जो पीएम केयर फंड के नाम से करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, जो पीएसयू है उन्होंने भी योगदान दिया, और इस जो पीएम केयर फंड में कोई भी पारदर्शिता नहीं है। ये पैसा जो आया है ये कहाँ खर्च हो रहा है, इसके बारे में देश को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी
तो प्रधानमंत्री उस वक्त मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं थे, विपक्ष के नेता थे। वो कहते थे कि देश का जो धन है उसकी जानकारी होनी चाहिए। आज हम भी कहते हैं कि जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने आपको दिल खोल के मदद की है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राठौर साहब, थोड़ी हड़बड़ाहट नहीं है आपकी पार्टी को ये जानने में? अभी तो संकट चल रहा है, पैसा बामुश्किल महीने डेढ़ महीने के अंदर आया है, समय तो लीजिए। ऑडिट के संदर्भ में भी पूरे 1 साल के बाद में ऑडिट होता है। इतनी क्या हड़बड़ाहट हो गई है कांग्रेस पार्टी को कि वो आज ही हिसाब चाहती है? जी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं जब पीएम रिलीफ फंड है तो ये पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले तो संदेह की जो सुई है वो इसलिए उठी कि जब पीएम रिलीफ फंड है, आपके पास उसमें काफी पैसा पड़ा है, तो आपको पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत थी? तो निश्चित तौर पे विपक्षी दल होने के नाते हम पूछेंगे कि उस पैसे को अगर आज आप खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जरूरत है कि वो पैसा खर्च हो, तो आप उस पैसे को कब खर्च करेंगे? एक सवाल उठाया है कुलदीप राठौर जी ने, मेरे साथ में सुनीता जी हैं, शायद उनके पास इस प्रश्न का जवाब हो, कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास जवाब हो ही, पर उन्होंने सवाल उठाया। अगर सुनीता जी आपके पास जवाब है तो उचित मौका है। कांग्रेस कई बार यह मुद्दा उठा रही है, हालांकि मेरी निजी राय यह है कि अभी यह समय नहीं है जिसमें इस हिसाब को पूछा जाए, और जो प्रधानमंत्री, जो सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर रही है, उसके संदर्भ में 2-5 हजार करोड़ के फंड को लेकर इतने सवाल, कुछ समझ नहीं आता। फिर भी आपसे उत्तर की अपेक्षा। देखिए, ऐसा है हिमांशु जी, बिल्कुल क्लियर किया है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि हमारा देश जो है, जिस समय ये संकट हम पर आया तो पीपीई किट और जो N95 मास्क हैं उसके बारे में हम लोग कोई बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगी कि कोई इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं था कि पीपी किट की भी जरूरत पड़ सकती है, कि N95 मास्क की भी जरूरत पड़ सकती है। और आज की तारीख में आप ये देखिए कि हम लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि हमारे यहाँ पर डेली के हिसाब से कम भी 2-2.5 लाख के करीब पीपी किट जो है वो हमारे अपने देश के अंदर बन रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम केयर फंड जो है उसके अंदर उन्होंने प्रावधान किया है कि जो कम से कम भी 2000 करोड़ रुपया जो है वो मेक इन इंडिया के थ्रू जो है 50,000 वेंटिलेटर्स जो है उसके लिए उन्होंने आवंटित किया है। इसके अलावा जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का जो प्रोग्राम है उसके अंदर उन्होंने R&D के अंदर 100 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए उन्होंने 1000 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया है। तो ये सारा उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट मेंशन करके रखा है कि 2000 करोड़ रुपया मेक इन इंडिया के थ्रू वेंटिलेटर के लिए, 1000 करोड़ रुपया प्रवासी श्रमिकों के लिए और 100 करोड़ रुपया जो है वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी R&D के लिए करा है। तो लेकिन फिर भी अगर इनको कोई तो आपकी बात है, अभी तो ये तो उन्होंने मोटा इनको बताना पड़ा, क्योंकि ये एकदम से कहें कि जी बताइए क्या कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं, तो ये उनको बताना पड़ा। लेकिन पूरा हर चीज का एक चीज का ऑडिट होगा। और जो पीएम रिलीफ फंड है, तो मैं अपनी तरफ से भी आपको बताना चाहूंगी कि आज की तारीख में कम से कम भी जो है 150-200 के करीब तो मैं खुद जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे ऐसे भाइयों को, ऐसे जिनको जो है इतना जबरदस्त कोई सीवियर बीमारी है, उनको मैंने रिकमेंड किया और प्रधानमंत्री जी की तरफ से तुरंत प्रभाव से उनको जो है लाभ मिला है। किसी को 2 लाख रुपया, किसी को 5 लाख रुपया, मैं पूरी लिस्ट आपको हिमांशु जी उसके अंदर दे सकती हूँ। और मैं बहुत, और आप सोच नहीं सकते हैं जो दुआएं जो है उन लोगों से हमें मिलती हैं जब, तो पीएम रिलीफ फंड का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और ये जो है ये बीमारी एक पड़ी है ऐसी कोविड-19 वाली, तो उसके लिए जो ये पीएम केयर फंड है तो उसके तहत लोग जिस तरह से दे रहे हैं उसके हिसाब से ही सरकार उसके अंदर खर्च भी कर रही है। तो इनको ये ज्यादा कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये इनके समय में होता था कि किस तरह से कोई मिडिल मैन आ गया कि कहां पर किस तरह से क्या खा लिया, किसी ने क्या पी लिया, और उसी को लेकर शायद इनको वो यही इनके दिमाग में चलता रहता है, यही शायद इनकी सोच रहती है कि जिस तरह से इनके समय में चलता था शायद अब भी कुछ इस तरह का कोई घालमेल ना हो। लेकिन एक पैसे का, एक पाई का हिसाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबको देंगे और वो देते भी रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस चीज के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत है जितनी एक नजरिया शायद इसके संदर्भ में यह भी हो सकता है कि एक गंभीर संकट देश के सम्मुख है और उसके लिए अगर कोई सहयोग प्रधानमंत्री को किया जा रहा है देश के संदर्भ में, तो वह पैसा उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाओं पर ही खर्च हो। इसलिए संभवतः एक अलग व्यवस्था, एक अलग कोष का निर्माण किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत अलग अलग विषयों पर मदद की जाती है। पर जब लोगों ने इस कोविड संकट से निपटने के लिए पैसा दिया है तो केवल और केवल उससे जुड़े विषयों पर ही यह पैसा खर्च हो, इसके लिए ये व्यवस्था बनी होगी, ऐसा नजरिया मीडिया के अंतर्गत रहते हुए मैं महसूस करता हूं। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए
आलोक जी के पास वापस रुख करता हूं। और आलोक जी, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह चलते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें समाधान पर पहुंचना है। केंद्र सरकार जो कुछ दे सकती थी उसने लगभग सब दे दिया है। 4 किस्तों में पैकेज आ चुका है, जिसे आप कर्ज समझें और चाहे राहत समझें, आपकी समझ के ऊपर है। सरकार ने बता दिया हमारे पास देने के लिए आपको यही है। आखिरी किस्त कल आएगी, आखिरी एपिसोड कल टेलीकास्ट होगा। अभी तक 4 बजे होता था, कल 11 बजे होगा। कांग्रेस पार्टी समाधान के तौर पर कुछ सुझा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि हमारी बात सुनी जाए। राहुल गांधी जो कहते हैं उसे भाजपा इरादतन सुनना नहीं चाहती है। वह उसे बचकानी बात कह के, परिपक्व हो जाए ये बात कह के टाल देना चाहती है। आप पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप कहें, शायद आपकी बात को गंभीरता से सुन ले। ये तो मुझे लगता है कि जब से ये राहत पैकेज की जो का जुमला जो देश के सामने रखा गया, उसके बाद से शेयर मार्केट किस तरह से क्रश हुई है वो भी आज देखा है आपने। शिवरतन जी ने 4-5 विषय उठाए, मैं छोटा उत्तर देके आपके जो मूल प्रश्न है सुझाव वाला उस पर आना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपए हम रेडी पटरी वालों को दे रहे हैं, वो तो बैंक लोन दे रहा है, बैंक उस पर ब्याज देगा, आप कहाँ से दे रहे हैं? आप कौन, आप साहूकार समझने लगी सरकार अपने आप को? सरकार खुद दिवालिया और ये शराब की दुकानें खुलवा रही है और हम दे रहे हैं। ये साहूकारिता छोड़ दीजिए, सबको साथ लेकर चलिए। इन्होंने कोलगेट की बात की। साहब, आपकी सरकार को आए 6 साल हो गए, एक FIR तो कर देते हैं उसमें किसी के खिलाफ। पूरे 6 साल में किसी एक कांग्रेसी के खिलाफ मोदी सरकार ने FIR तक नहीं की है। जांच करना तो बहुत दूर की बात है। 2G की बात करते थे कि हुआ उसका 1 साल तक वो जज बैठा रहा, खैर आज वो सारे देश को पता है। मोदी जी तो सफेद झूठ बोल के चले गए थे। 2 लाख डेली बन रही है। हमारे अगर यहाँ पर 60 दिन में 2 लाख डेली बनी तो 1.25 करोड़ के करीब बन गई और 40 लाख के करीब हमने इंपोर्ट कर ली। हमारे यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर है वो 60 से 70 लाख के करीब है पूरे हिंदुस्तान में। तो सब तो एक हेल्थ केयर वर्कर के पास 2-2, 3-3 PPE किट हो जानी चाहिए। भाई ऐसे झूठ मत बोलो ना कि जो बिल्कुल डाइजेस्ट ना हो। इनकी मंत्री आई थी कल, वो स्मृति ईरानी जी, वो कह रही है 80 करोड़ परिवारों को हमने दे दिया। अरे हिंदुस्तान में 26 करोड़ तो परिवार हैं, आपने राशन 80 करोड़ परिवारों को बांट दिया। उन्होंने कहा 9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को हमने टीकाकरण और तमाम चीजें कर दी। इसका मतलब तो अगले 9 महीने में 9 करोड़ आबादी बढ़ जाएगी हिंदुस्तान की। पता नहीं कहाँ से नगीने मोदी साहब ने छाटे हैं ये। PM केयर फंड की बात जहां तक है, ये कोई सरकारी कोष नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। और प्राइवेट ट्रस्ट जो है उसका सरकार से ऑडिट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने कहा है। 1807 का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत मोदी जी ने बनाया। उसमें जो देगा दान उसको तो ATG में सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सहायता मिलेगी इनकम टैक्स की, लेकिन PM केयर फंड में, किसी मुख्यमंत्री के केयर फंड में मिलेगा, रिलीफ फंड में वहां पर नहीं मिलेगी। इसलिए सवाल खड़े होते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हम इसका ऑडिट नहीं कराएंगे। मेरे पास आखिरी 30 सेकंड बचे हैं आलोक जी बात करने के लिए। चाहूंगा कि मजदूरों के बारे में देश के रेल मंत्री कहाँ हैं और रेल मंत्री का नाम क्या? शिवचरण जो हमारे शिवरतन शर्मा जी हैं उनको पता भी है हिंदुस्तान का? आधे मीडिया को नाम नहीं पता लेबर मिनिस्टर का। रोज आए दिन हत्याएं, सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से मौत हो रही है उनकी। आप देखिए आज तक लेबर मिनिस्टर का, हिंदुस्तान के लेबर मिनिस्टर का एक बयान तक नहीं आया है। एक संवेदनशील अगर सरकार होती तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती है, कैबिनेट मिनिस्टर को कहती कि सब राज्यों से आप कोऑर्डिनेट कीजिए। जम्मू कश्मीर से मजदूर चलता है और झारखंड जाना है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं पुलिस कोई लठ मार रही है। ये बहुत ही असंवेदनशील सरकार है, ये न सुनना चाहती है। हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, रेलों को फ्री कीजिए। आप नहीं सुनना चाहते हैं। आप मजदूरों के लिए अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, आपका खजाना इतना खाली है, तो मुझे लगता है कि सरकार को समय आने पर जनता जवाब दे। कांग्रेस के लिए आप बार बार कहते हैं आप राजनीति करते हैं। अरे रोज मजदूर मर रहे हैं, हम सवाल भी नहीं उठाए क्या? कुछ हिस्सा तो मीडिया का इनकी जेब में बैठा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आज सबको आवाज उठानी चाहिए और सकारात्मक तौर पर आगे चलनी चाहिए। आवाज उठानी चाहिए, सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, ये कहना है आलोक जी का। लेकिन चर्चा का निष्कर्ष आखिरी तौर पर इस रूप में निकल रहा है कि मजदूर जो सड़क पर है उसके लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। 20 लाख करोड़ का पैकेज अगर पूरा हो भी गया है सरकार के दावों के तहत, तो भी उस वंचित वर्ग के पास वहां नहीं पहुंचा है जो उसके पास पहुंचना चाहिए। आप सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उम्मीद है इस भावना को समझेंगे और जहां जहां तक भी पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए और चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज के शेर का। निराशा के इस दौर में हमने एक उम्मीदों भरा शेर खोज निकाला है। वसीम बरेलवी ने इस शेर को लिखा था। वह शेर वर्तमान समय में हौसला देता है,
क्योंकि इसमें लिखा है कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूं, कि मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये जो आवाज है ये सड़क पर मौजूद मजदूरों की है और उन्हें बचाने की जिम्मेदारी हम सब जो घर में बैठे हैं उनकी है। उम्मीद है हम सब ये जिम्मेदारी निभाएंगे। सरकार जितना हो सके निभाए, पर समाज का एक हिस्सा हम भी हैं, हमारी जिम्मेदारी है। आग्रह इतना ही, इस जिम्मेदारी को निभाइए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम।